हम रिवीजन कर रहे हैं इस चैप्टर का कंप्लीट फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी फोर्स की बेटा? अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। एंड जनरली ये सबसे बेसिक और सिंपल डेफिनेशन है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन के अंदर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इट इज नोन एज फोर्स। और इन टर्म्स ऑफ साइंस अ फोर्स में ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब एक इफेक्ट विच चेंज और ट्राई टू चेंज या टेंड टू चेंज, जो या तो चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। क्या चेंज करता है? द शेप साइज एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी शेप और उसके साइज को चेंज करता है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, हमने दो तरह के इसमें फोर्स पढ़े थे। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा क्या था बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स की बात करें, जो नाम से पता चल रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और राइट हैंड साइड से भी कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। तो जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा F मतलब F1 माइनस F2। 10 माइनस 10 कितना हो गया? 0 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है अगर वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा हम? बैलेंस्ड फोर्स। ये जो बैलेंस्ड फोर्स होता है ये कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर सकता। इट नेवर चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर साइड से इक्वली फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को नलिफाइड कर देते हैं। इसके अपोजिट अगर सॉरी इसी के अंदर अगर हम बात करें शेप की, कि क्या बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है? यस, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे? अगर आपके पास कोई बैलून है और या रबड़ बैंड, आप उसको अगर प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, और रबड़ बैंड को अगर आप पुल कर रहे हैं, दोनों तरफ से इक्वली फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी शेप क्या हो रही है? चेंज हो रही है। भाई फोर्स लगा रहे तो ही शेप चेंज हो रही है। और दोनों कंडीशन के अंदर जो दोनों साइड से फोर्स लग रहे हैं वो कैसा फोर्स है बेटा? बैलेंस फोर्स। क्लियर हुआ? सेकेंड आता है इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स इसके जब जस्ट अपोजिट है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट 0, F1 फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और F2 फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। यहाँ से ज्यादा फोर्स लग रहा है, यहाँ से कम फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा? जहां पर ज्यादा फोर्स लगेगा वहां पर ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो इसलिए हम बोल भी सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जिस डायरेक्शन से फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट हमेशा उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। तो इसके अंदर बेटा जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आता है 10 माइनस 5 कितना आ गया? 5 न्यूटन। मतलब 5 न्यूटन से ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मूव करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स है इट कैन चेंज द पोजीशन, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन को भी चेंज कर सकता है, शेप को भी चेंज कर सकता है और साइज को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से थे? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसी के बाद आता है, इसी के अंदर कुछ टाइप्स थे, जैसे दो तरह के और फोर्स होते हैं इसमें, कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा क्या आता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन कौन सा है? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मींस कॉन्टैक्ट फोर्स जिसके अंदर हमें किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? फिजिकली टच करना पड़ता है। द फोर्स विच ऑलवेज एक्सर्ट बाय द फिजिकली कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। फोर्स लगता कब है? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं तब फोर्स लगा सकते हैं। तो इसके केस के अंदर यही है। क्यों? क्योंकि एक तो वो ऑब्जेक्ट है जो फोर्स लगा रहा है और दूसरा वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो जिसमें फिजिकली टच होने का चांस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्टैक्ट फोर्स। विदाउट फिजिकल टच हम उसको नहीं लगा सकते। जैसे इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? मस्कुलर फोर्स,
और दूसरा क्या होता है इसके अंदर, फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी के अंदर। ठीक है। दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कैसे एग्जर्ट होता है, विदाउट फिजिकल टच, विदाउट फिजिकल टच, या द फोर्स विच अप्लाइड थ्रू सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से भी हम जिस फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं बेटा, उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसी में से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, बता सकते हो कोई, नेम द फोर्स विच ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल वेरी फोर्स। गुड। जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है उसका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। देखो मैग्नेटिक फोर्स दोनों होते हैं बेटा, अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं, क्योंकि जब लाइक पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल एक दूसरे के पास आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो रिपेल करते हैं, और जब अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, उनको अट्रैक्ट करते हैं। बट ग्रेविटेशनल एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा किस नेचर का होता है, अट्रैक्टिव, उसमें रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सर्टेन हाइट से जब नीचे गिरते हैं, देन इट ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, एंड इन द यूनिवर्स टू ऑब्जेक्ट इज आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। जो आपका थर्ड चैप्टर है वो ग्रेविटेशन, वो कंप्लीट इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये है बेटा कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसी के अंदर पॉइंट आता है नेक्स्ट हमारा कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर फोर्स के 4 to 5 इफेक्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर देखें यहाँ पर, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रखा है, तो हम फोर्स लगाकर उसको किस में ला सकते हैं, मोशन के अंदर ला सकते हैं, रेस्ट से। ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, मोशन के अंदर है, तो फोर्स अप्लाई करके हम उसको किस में ला सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे फोर्स एक रेस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, तो फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, तो फोर्स अप्लाई करके हम उसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है इसमें कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जैसे ही बॉलर ने बॉल करवाई, बॉल की डायरेक्शन हमारी तरफ है, जैसे ही बैट से शॉट मारा, डायरेक्शन बॉल की क्या हो गई, चेंज हो गई। तो वो क्या है, उसके अंदर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, और जैसे हमने बैट से उसको हिट किया, तो हिट करने के टाइम हम क्या अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो बाय अप्लाइंग दिस फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। जब फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में भी यही होता है, जब फुटबॉल सामने से आ रही है तो हम उसको पैर से स्ट्राइक करके क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। समझ में आया बेटा, यस सर। ओके। सिंपली यहाँ पर अगर हम देखें, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और स्मॉल यूनिट क्या होती है, डाइन। 1 न्यूटन की बात करें तो 10⁵ डाइन। ये दोनों में रिलेशनशिप है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है जी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कि हाउ डज न्यूटन एक्सप्लेन द लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने कितने लॉज दिए थे बेटा? कितने लॉज दिए थे न्यूटन ने? 3 लॉज। वेरी गुड। ठीक है, तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो फर्स्ट आता है इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है न्यूटन का? If an object is in rest, it will be in rest. If an object is in motion, it will be in motion. कब तक? Unless an external force is not applied. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा किस में रहेगा बेटा? मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उस ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। Unless an external force is not applied on that object। महक माइक ऑफ करो बेटा। महक माइक ऑफ करो अपना। Unless an external force is not applied on that object, then the position of the object is not changed। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? Yes, sir. Yes. वीडियो आपको शो हो रही है? वीडियो सभी को शो हो रही है? Yes, sir. ओके। आस्था बेटा, आपके नेट का कोई इशू है जिसकी वजह से आपको वीडियो शो नहीं हो रही है? आप एक बार नेट का कनेक्शन चेक कीजिए। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में होगा। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो किस में होगा बेटा? मोशन में। जब तक हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दे तब तक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक बुक की बात करें कि हमने किसी बुक को एक टेबल पे रख रखा है, ठीक है, तो अगर हम उस बुक पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो बुक लाइफ टाइम तक किस पे रखी रहेगी बेटा? एक टेबल पे रखी रहेगी। अगर वो बुक नीचे भी गिर रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एयर उस बुक पर क्या अप्लाई कर रही है? कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रही है। क्योंकि अगर हवा तेज चल रही है तो बाई चांस अगर बुक नीचे गिर जाती है तो ऐसा नहीं कि बुक अपना आप चलने लग गई, वहां से किसी ना किसी एक्सटर्नल सोर्स से उस बुक पर क्या लगा? एक फोर्स लगा है। और ये लॉ क्या कहता है कि जब तक कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और अगर इसी की बात करें, इफ देर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा नेचर के अंदर तो जो मूविंग बाइसिकल, मूविंग बॉल, इट विल बी कंटिन्यूअसली मूविंग। अगर एक साइकिल हम चला रहे हैं और फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो वो साइकिल कभी भी नहीं रुकेगी, वो साइकिल हमेशा चलती रहेगी। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। और एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को कंटिन्यूअसली क्या करता है? वो रिड्यूस करता रहता है और कुछ टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन के अंदर। समझ में आया? अब देखो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का रीजन क्या है, किसकी वजह से होता है ये? इनर्शिया। किसकी वजह से होता है? इनर्शिया। तो है क्या इनर्शिया? कोई बच्चा बताएगा मुझे? कामना, व्हाट इज इनर्शिया? कामना, हरमन, Sir, may I tell? हरमन, Sir, may I tell? wait, Sir, may I? wait. हरमन, हरमन आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. व्हाट इज इनर्शिया बेटा? Sir. Sir, may I tell? Sir, may I tell? Sir, may I tell? Sir, may I? नैन्सी, वेट बेटा। Inertia is that property. Inertia, sir, inertia is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. Very good. Inertia is the property of a substance which always resists the change in the position of that object। जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होने से क्या करती है बेटा? रजिस्ट करती है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया बोलते हैं।
और ये इनर्शिया ही है जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ करवाती है। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ का क्या नाम होता है, इसको दूसरा नाम देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ इनर्शिया। So it is the property of the material which always resist the change in the position of the object। पोजीशन कोई सी भी हो सकती है, रेस्ट की भी हो सकती है और वो मोशन की भी हो सकती है। समझ में आया बेटा? अब देखो इनर्शिया के टाइप्स आते हैं यहाँ पर। पहला होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा क्या था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, पहले हम एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की जो पोजीशन है उसको चेंज होने से रेजिस्ट करती है। बाय विच एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन्स इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन्स इन मोशन। या हम ये बोल सकते हैं बाय विच एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, कोशिश करता है कि वो किस में रहे, हमेशा मोशन के अंदर। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें कि जैसे इफ अ बस टेक्स अ शार्प ब्रेक, अगर कोई बस एकदम से ब्रेक लेती है तो क्या होता है, जो पैसेंजर्स होते हैं दे मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दे फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है कि जैसे किसी बस ने ब्रेक लगाया तो हम नॉर्मल पोजीशन में बैठे हुए तो हम कहाँ जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो देखो उसका रीजन क्या होता है कि बस के साथ साथ हमारी बॉडी भी किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। इसमें है मोशन में। जैसे इस बस ने ब्रेक लगाया, बस तो किस में आ गई, रेस्ट में, बट इनर्शिया ऑफ मोशन से की वजह से हमारी बॉडी किस में रहना चाह रही है बेटा, मोशन में, जिसकी वजह से हम कहाँ गिरते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर गिरते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं। क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट, अगर हम किसी भी चलती हुई बस में से उतरते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमें बस के साथ साथ कुछ देर तक भागना पड़ता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम जब बस में हैं तो हमारी बॉडी बस के साथ साथ किस में है, मोशन के अंदर है। ठीक है, अब जैसे ही हम उतरते हैं तो हमारी बॉडी का जो लोअर पोर्शन है वो किस में आ जाता है, रेस्ट में, बट अपर पोर्शन स्टिल इन द मोशन। बट अपर पोर्शन किसके अंदर है अभी हमारा, मोशन में, किसके साथ, बस के साथ। तो अगर हम उतर गए एकदम, उतर के बाद एकदम से हम रुक जाते हैं तो जो अपर पोर्शन मोशन में होने की वजह से हम कहाँ गिरते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। यही रीजन है कि जब भी हम किसी भी बस में से उतरते हैं और बस किसमें है, रनिंग के प्रोसेस में है, तो हमें उसके साथ साथ कुछ देर तक भागना पड़ता है ताकि हम उसमें ना गिरे। सेम केस एथलीट्स के साथ होता है, रनर के साथ होता है। कोई भी रनर जब रनिंग करते हैं तो जब उनकी फाइनल पोजीशन आ जाती है तो वहां पर एकदम से रुकते नहीं है। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब वो रनिंग कर रहे हैं तो उनकी बॉडी किसमें है, मोशन के अंदर है। ठीक है, और जैसे ही वो रुकते हैं तो उनकी बॉडी किसमें आएगी बेटा, रेस्ट पोजीशन के अंदर। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या चाह रहा है कि उनकी बॉडी किस में रहे, रेस्ट पोजीशन के अंदर। दैट इज द रीजन कि जो रनर है वो कुछ टाइम के लिए भागते हैं। ये क्लियर हुआ, समझ में आया पॉइंट? इनर्शिया ऑफ मोशन समझ में आया? यस Yes, sir. ठीक है, सेकंड हम लेते हैं इसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन्स इन रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से एक ऑब्जेक्ट किस में चाहता है, क्या चाहता है कि वो अगर रेस्ट में तो किस में रहे, हमेशा रेस्ट में रहे। किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास ये ग्लास है और हमने इस ग्लास के ऊपर एक पेपर बोर्ड, कार्डबोर्ड शीट रख रखी है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या रख रखा है, एक कॉइन रख रखा है। अब जैसे हम इस कार्डबोर्ड शीट को हिट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर धीरे से हिट करें तो एक कॉइन है जो कार्डबोर्ड शीट के साथ यहाँ पर गिरेगा, और अगर हम इसको फास्टली हिट करते तो क्या देखते हैं, कार्डबोर्ड शीट तो आगे चली गई और कॉइन किस में गिर जाएगा, ग्लास में। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कॉइन जो है वो किस में रखा हुआ है, रेस्ट में, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चाहती है, वो किस में रहे, रेस्ट पोजीशन में। जैसे कार्डबोर्ड शीट मोशन में आती है बट कॉइन किस में रहना चाह रहा है, रेस्ट में, तो इसलिए वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। किसमें गिरता है वो,
ग्लास के अंदर। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली, जब एक बस एक सडनली एकदम से चलना शुरू करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम किस में अभी? रेस्ट पोजीशन में, और बस भी किस में? रेस्ट पोजीशन में। अब जैसी बस चलना शुरू करती है, बस तो किस में आ गई बेटा? मोशन में। बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चाह रही है? हमारी बॉडी किस में रहे अभी? रेस्ट में। तो वो उसको अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर ले जाने की सोचती है, जिसकी वजह से हम कहाँ जाते हैं? रेस्ट पोजीशन की वजह से हम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। एक्सक्यूज मी और सर, विग्रेसली, कौन सा बेटा? सर इनर्शन ऑफ मोशन। वेट, अभी रुको। तो और दूसरी एप्लीकेशन कौन सी हो सकती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की? व्हेन वी विग्रेसली शेक द ब्रांच ऑफ अ ट्री, जब भी हम किसी पेड़ की टहनी को हिलाते हैं तो कुछ फ्रूट्स लीव्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि फ्रूट्स और लीव्स किस में बेटा? रेस्ट पोजीशन में। और जैसे हम ब्रांच को हिलाते हैं तो वो ब्रांच तो किस में आ गई? मोशन में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चाह रहा है? फ्रूट्स किस में रहे? रेस्ट पोजीशन में, जिसकी वजह से वो नीचे गिरना शुरू हो। व्हेन वी बीट अ कारपेट, जब हम किसी कारपेट को या मैट्रिसेस को बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल सारे ऊपर की तरफ आ जाते हैं। उसका भी रीजन क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये सारी एप्लीकेशंस इनर्शिया ऑफ रेस्ट की है। इनर्शिया ऑफ मोशन मैंने अभी आपको बताया था, एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन्स इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या चाहती है? वो किस में रहे? हमेशा मोशन में रहे। समझ में आया रोहित? यस सर। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर भी सेम प्रोसेस है कि एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, मींस inertia does not allow the object to change its direction. That's the reason when a bus takes a sharp turn, अगर कोई बस एक शार्प टर्न लेती है, then a passenger get a sideway jerk, तो उसको साइड में झटका लगता है। जर्क का मतलब होता है झटका लगना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? अब इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि इनर्शिया का मेन क्वेश्चन, तो हम लिख सकते हैं उसके अंदर, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। इनर्शिया किसको मेजर कर रही है? मास को मेजर कर रही है। मींस इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होगी? ज्यादा। ऑब्जेक्ट का मास अगर कम होगा तो इनर्शिया भी क्या होगी? कम होगी। तो इनर्शिया को आप समझ सकते हो, हिंदी के अंदर आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो पाती। मतलब हम ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज करें तो इनर्शिया उसको रजिस्ट करती है। तो अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऊपर कम फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। कि आपके पास एक सिंपल चेयर है प्लास्टिक की, और दूसरा आपके पास एक डेस्क है आयरन का, तो दोनों को आपको डिस्प्लेस करना है अपनी अपनी पोजीशन पे। तो आप बता सकते हो किस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको? डेस्क। डेस्क में, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, मास ज्यादा है, और चेयर का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है, इसलिए थोड़ा सा फोर्स लगाते के साथ ही उसकी पोजीशन क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। तो ये न्यूटन का फ्लो था। नेक्स्ट आता है इसके अंदर न्यूटन के सेकंड लॉ से पहले एक कंसेप्ट आता है मोमेंटम। क्या आता है? मोमेंटम। ये क्या होता है? इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कि कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? मोमेंटम। सभी को मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस यस सर। सर। वीडियो विजिबल हो रही है सभी को? यस सर। यस सर। तो पंकज प्लीज चेक योर कनेक्शन बेटा। पंकज बेटा आप अपना कनेक्शन चेक कीजिए नेट का, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से आपको
वीडियो और वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सो मोमेंटम इज द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो इम्पैक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको उसका मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये एक बॉक्स रखा है हमारे पास, ठीक है, कार्डबोर्ड शीट का बॉक्स है, मेरे पास ये एक स्टोन है, एक ऑब्जेक्ट लगा लो जिसका मास 2 किलोग्राम दे रखा है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को बहुत स्पीड से इस बॉक्स के ऊपर मारा। हमने क्या देखा, जो कार्डबोर्ड शीट यहां रखी थी ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर यहां पहुंच गई। तो ये क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट ने इसमें क्या प्रोड्यूस किया, एक इफेक्ट प्रोड्यूस किया, एक इंपैक्ट प्रोड्यूस किया। उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। वो कैसे प्रोड्यूस हुआ कि एक तो इस ऑब्जेक्ट के पास मास है और दूसरा वो ऑब्जेक्ट किसी न किसी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट की मास और उसकी वेलोसिटी दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये भी मोमेंटम का ही फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंटम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी मोमेंटम होगी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगा, उसका मोमेंटम होगा। इसीलिए एक लाइट ऑब्जेक्ट है और एक हैवी ऑब्जेक्ट है, तो आपसे पूछ ले मोमेंटम किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो आप क्या बताओगे, जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसमें मोमेंटम ज्यादा प्रोड्यूस। ठीक है, यूनिट की बात करें अगर हम, तो यूनिट भी इसके फॉर्मूले से ही निकलेगी। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या होती है मोमेंटम की यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ second. मोमेंटम। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है, स्मॉल लेवल के ऊपर बनाए तो किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज ऑल्सो द स्मॉल यूनिट ऑफ या सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब अगर आपसे पूछे हाउ कैन यू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आप कैसे चेंज कर सकते हैं। उसने कहा एक ऑब्जेक्ट, तो मतलब ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा, आपको उसका मोमेंटम चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे, बाय चेंजिंग द वेलोसिटी। अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप चेंज कर दे तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया पॉइंट, बाय चेंजिंग द Yes, sir. वेलोसिटी वी कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या निकल के आया कंक्लूजन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में हुआ, रेस्ट पोजीशन में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी वहां पर, 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हुई तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, 0। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजिशन देन इट्स मोमेंटम विल बी 0। क्लियर हुआ। अब इसकी एप्लीकेशन आती है कि मोमेंटम की क्या क्या एप्लीकेशन होती है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी इसमें, इट इज इजियर टू कैच अ टेनिस बॉल एज कंपेयर टू अ क्रिकेट बॉल मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। ये एक क्रिकेट बॉल है जो लेदर की होती है और एक टेनिस बॉल है जो कॉस्को की होती है। तो दोनों सेम वेलोसिटी के साथ आ रही है, तो दोनों में से मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, आप क्या बताओगे इसके अंदर, जिसका मास ज्यादा उसकी मोमेंटम ज्यादा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी आपको बता दी दोनों की सेम रहेगी। जो वेलोसिटी है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स की सेम होगी, बट जो मास है वो दोनों का अलग अलग है। अब हम किसके साथ जाएंगे, मास के साथ। तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, बिकॉज द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल is very large as compared to the tennis ball, that's why its momentum is high, it injure to our hands। ठीक है जी। और दूसरा, द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल, सॉरी टेनिस बॉल इज लेसर देन दैट ऑफ द क्रिकेट बॉल, दैट्स व्हाई इट इज इजियर टू कैच अ टेनिस बॉल एज कंपेयर टू क्रिकेट। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? Yes, sir. संजीव,
संजीव, संजीव आवाज आ रही है आपको? यस सर। तेज, हिमांशु, 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 क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है बेटा? हिमांशु, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? बोलो बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? Sir, may I tell? यस जिया, सर मैं जिया, May I tell? great. Kilogram meter per second. Yes, sir. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ओके, और इसकी दूसरी एप्लीकेशन आती है बेटा, अ रोड एक्सीडेंट एट हाई स्पीड इज मच मोर वर्स देन दैट टेक प्लेस एट लो स्पीड। कि एक रोड एक्सीडेंट जो है वो हाई स्पीड के ऊपर ज्यादा खतरनाक होता है, किसके कंपैरिजन में? जो एक लो स्पीड पर हो रहा है उसके कंपैरिजन में। तो उसका रीजन क्या होगा? सिंपल, कि जो व्हीकल हाई स्पीड पर चल रहा है उसका मोमेंटम भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। कोई मैंने बताया ना, वेलोसिटी का कांसेप्ट यूज कर सकते हैं। जो व्हीकल हाई स्पीड पे चल रहा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और मोमेंटम ज्यादा होगा तो वो ज्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा, दैट्स व्हाई इट इज वेरी डेंजरस। और दूसरा, अगर कोई व्हीकल लो स्पीड पे चल रहा है तो उसका मोमेंटम भी लो होगा, तो वो कम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हुआ? सो वी कैन से दैट a road accident at high speed is much more worse than that of take place because of the momentum of high speed vehicle is very high, that's why it is danger। अब इसी के अंदर आता है कि जैसे कराटे प्लेयर जो होते हैं वो पूरी टाइल की हिप्स को, मींस जैसे टाइल की पट्टियां लगी हुई होती है मार्बल की, टाइल्स की, वो उसको एक किक के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसका रीजन भी क्या है? सेम है कि हमारे हाथ का मास जो है वो तो फिक्स रहेगा, हम अपने हाथ का मोमेंटम कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द वेलोसिटी। अगर हम उसको धीरे से लेकर आ रहे हैं तो मोमेंटम कम प्रोड्यूस होगा क्योंकि वेलोसिटी कम है, और अगर हम उसको फास्टली लेकर आ रहे हैं तो हमने क्या इंक्रीज कर दी? उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो हाथ का क्या इंक्रीज हो जाएगा? मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और मोमेंटम हमेशा ट्रांसफर होता है। आपको मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी पढ़ाया था कि एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है हमेशा, और अगर वो उसको टॉलरेट कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज वो ब्रेक डाउन हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ है कि जब हम अपने हाथ को स्पीड से लेकर आते हैं तो एक लार्ज मोमेंटम इसमें प्रोड्यूस होता है, और वो लार्ज मोमेंटम किस में ट्रांसफर होता है? सीधा पहले फर्स्ट टाइल के अंदर। ये टाइल उस मोमेंटम को टॉलरेट नहीं कर पाती है, और ये क्या करती है? सारा का सारा मोमेंटम नीचे ट्रांसफर कर देती है। अब सेम प्रोसेस नीचे वाली टाइल के साथ होता है, वो भी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती तो वो भी ब्रेक डाउन होगी। तो सारी की सारी जो टाइल्स दे रखी है ये सभी एक साथ ब्रेक डाउन होती हुई चली जाती है। दैट्स व्हाई अ प्लेयर कैन इजीली ब्रेक द टाइल्स, कराटे प्लेयर जो। यहां तक क्लियर हुआ? यहां Yes, तक sir. समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। किसी भी बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है बेटा? No, sir. No, sir. अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बेटा वो आप क्लियर करो, ताकि हम फिर अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का रिवीजन सभी को हो गया? जो रिमेनिंग बच रहा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज करना बेटा। आज आपको मैंने इसलिए जब पुराना सारा रिवाइज कराया क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट्स थे, प्रॉब्लम्स थी कि उन्होंने क्लास उस टाइम ज्वाइन नहीं की थी कि सर इस चैप्टर को एक बार दोबारा रिवाइज करवा, इसलिए मैंने इस चैप्टर को दोबारा शुरू किया। ठीक है बेटा, और एक नोटबुक जो है वो अपनी टाइम टू टाइम कंप्लीट कीजिए। केमिस्ट्री की नोटबुक सबकी कंप्लीट हो चुकी है? Yes, sir. Yes, जो sir. मैंने Yes, कंप्लीट हो चुके सभी के? ओके, वेरी गुड। जिसके कंप्लीट नहीं हुए वो अपने नोट्स कंप्लीट करना।
फिजिक्स के जो नोट्स है वो मैं आज आपको इसके सेंड करूंगा, ठीक है बेटा। सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Bye, sir. योगेश, लीव द क्लास बेटा। महक, प्रभा, पायल, मुकुल, महक, तेज, लीव द क्लास बेटा। रोहित, Yes, sir. रोहित बेटा लीव द क्लास। तेज,